हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेनर पे। आज हम देखने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम है नाइस व्यू, जिसमें हम एक लड़के को देखेंगे जो कि एक छोटी सी दुकान पर फोन रिपेयरिंग किया करता था और उससे कैसे करोड़पति बन गया। दोस्तों, मूवी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन से भरी हुई है। अगर आप अपनी जिंदगी में हार मान जाते हो तो इस फिल्म को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम जिंग हाओ को देखते हैं, जो अपनी 5 साल की बहन के साथ में रहता है और इसकी मॉम की मौत हो गई थी और इसके बाद में इनके फादर इनको छोड़कर चले गए थे। इसलिए जिंग हाओ अपनी बहन का ख्याल रखता है और उसको पालता है। आज अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के बाद ये डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी बहन के दिल में कोई बीमारी हो गई है और यही सेम बीमारी इसकी मॉम के साथ भी थी, इसीलिए उनकी मौत हो गई थी। और अब जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया इस छोटी सी बच्ची का, तो उसके साथ भी वही होगा जो उसकी माँ के साथ में हुआ था। डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे मांग रहे थे, पर जिंग हाओ एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाता है, जहाँ से वह इतना भी पैसा नहीं कमा पाता कि वह अच्छे से खुद और अपनी बहन को एक वक्त का खाना भी खिला सके। एक रात जिंग हाओ का फ्रेंड इसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। इसका फ्रेंड एक वेयर हाउस में काम करता है। ये इसे यहाँ पर रखे 6 बॉक्स का पहाड़ दिखाता है। मतलब इन बॉक्स के अंदर सेकंड हैंड यूज मोबाइल फोन रखे हुए होते हैं, जैसे हमारे दिल्ली में गफ्फार मार्केट है। खैर, ये वेयर हाउस एक आदमी का था और उस आदमी को किसी रीजन से जेल हो गई है। और जो ये वेयर हाउस है और इसका जो ये फोन का पहाड़ है, यहाँ पर इसका कोई भी अब मालिक नहीं है। ये ऐसे ही लावारिस पड़े हुए होते हैं। इसका फ्रेंड कहता है कि तू इसको ले जा और इसको ठीक करके बेच देना सारे मोबाइल को, और जितना भी प्रॉफिट होगा उसे तू रख लेना, बस मुझे इसके बदले में 1 लाख येन दे देना। अब यहाँ पर जिंग हाओ के पास में इतने सारे पैसे तो नहीं होते, पर वो कुछ फोन लेकर घर पर जाता है और उन्हें रिपेयर करता है। जितनी भी उसके पास में नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, उसके दम पर वह उन फोनों को रिपेयर करता है। फिर इनको क्वालिटी चेक के लिए भेजता है, तो फोन खुल जाता है और बहुत ही अच्छा निकलता है। अब ये देखकर जिंग हाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोच लेता है कि अब वह सारे फोन खरीद लेगा और रिपेयर करके उनको बेचकर अमीर हो जाएगा। अगले दिन ये बैंक जाकर लोन के लिए अप्लाई भी कर देता है, क्योंकि इसके पास में 1 लाख येन नहीं होते, उसे लड़के यानी उसके दोस्त को देने होते हैं। फिर वहाँ से मॉल में जाता है मोबाइल शॉप ओनर के पास और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे मोबाइल हैं, और कहता है कि मेरे पास में बहुत सारे मोबाइल फोन हैं, तुम उसको बेचोगे, मैं तुम्हें बनाकर लाकर दूंगा। और यहाँ पर इन दोनों में डील फाइनल हो जाती है। यहाँ पर जिंग हाओ अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो निकल कर आता है 9 लाख येन, जो कि बहुत ही ज्यादा रकम होती है। इतने में इसकी बहन का ऑपरेशन भी हो जाएगा और इसकी शॉप भी बन जाएगी और ये अपने लिविंग स्टाइल भी चेंज कर सकता है। अब ये बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेकर आती है, जहां से पता चलता है कि आज के बाद कोई भी सेकंड हैंड फोन को नहीं बेचेगा। अगर कोई बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जेल हो जाएगी और उसकी दुकान को भी सील कर दिया जाएगा। जिंग हाओ शॉप ओनर के पास में जाता है मिलने के लिए, क्योंकि ये जिंग हाओ के फोन लेने से मना कर रहा होता है। अब जिंग हाओ उदास घर पर आ जाता है, क्योंकि अब इसके जितने भी फोन इसने जो लिए हैं वो कोई सा भी बिकने वाला तो है नहीं। इसके लिए पूरा स्टॉक कबाड़ हो गया था। अब तक वो उसमें से बस 8 या 10 ही फोन बेच पाया था। जिंग हाओ अगले दिन एक बड़ी कंपनी जिसका नाम साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, उनके वहाँ पर जाता है, क्योंकि यही कंपनी है जिसके फोन को अब ये बनाकर बेच रहे थे। जो स्टॉक है फोनों का वो इसी कंपनी के फोन्स होते हैं सारे। जिंग हाओ यहाँ के मैनेजर से मिलता है और उन फोन्स के बारे में बताता है और कहता है कि हम इनके पार्ट्स को अलग अलग निकाल कर उनको दूसरी कंट्रीज में सेल कर सकते हैं, भले ही चाइना में नहीं हो बट बाहर तो हो सकते हैं। मगर मैनेजर कहता है कि तुम उस फोन को लाकर यहाँ पे दोगे और उसका जो भी पार्ट्स होगा, उसका जो क्वालिटी चेक होगा वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सभी पुराने फोन होते हैं। और मैनेजर को साथ ही साथ ये भी पता है कि ये तो फेल हो ही जाएगा, और इससे पीछा छुड़ाने के लिए वो जस्ट ये बोल देता है कि ठीक है, जाओ एक फोन का करके लाओ और क्वालिटी चेक को पास करके दिखाओ तुम मुझे। यहाँ से जिंग हाओ चला जाता है। अब वो काफी मेहनत करता है, फोन के पार्ट्स निकालता है और उनको पैक करता है, फिर फैक्ट्री में लेकर जाता है और यहाँ पर उसको चेक करवाता है, और जो पार्ट्स होते हैं वो क्वालिटी चेक पास कर जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन में। जिंग हाओ यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और खुशी खुशी मैनेजर के पास में आता है। पर मैनेजर जब ये सुनता है कि वो पास हो गया है तो वो अपनी बात से पलट जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसी कोई भी बात कही नहीं थी कि हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे अगर तुम पास हो गए। अब यहाँ पर जिंग हाओ ये देख करके ये पलट रहा है और गुस्सा भी आ रहा था, पर वह वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और मैनेजर यहाँ पर कह देता है कि तुम अभी 20 साल के हो, तुम क्या ही कर लोगे और मुझे परेशान
मत करो, चलो भागो यहाँ से। अब जिंग हाओ को समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, इसीलिए वो इस कंपनी के ओनर से मिलने के लिए जाता है। पर ओनर बहुत ही जल्दी में होता है, उसे ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है। ये कार में बैठकर निकल जाता है। जिंग हाओ अपने स्कूटर से इसका पीछा करने लग जाता है बहुत देर तक। फाइनली पीछा करने के बाद ये स्टेशन पर पहुंचता है और फिर इसकी ट्रेन में घुसकर इसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है क्या मुझे 10 मिनट मिल सकते हैं, और ये कहता है कि आपको परेशान नहीं करूंगा, और फिर अपनी बात को रखता है कि मैं फोन के पार्ट्स को निकालूंगा और उनको हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे, जिससे बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि वो एक तरह से कूड़ा रखा हुआ है और उसके पार्ट बहुत ही महंगी बिकेंगी। ओनर कहता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। जिंग हाओ कहता है कि अगर मैंने कर दिया तो आप खरीदोगे, और ओनर कहता है कि हाँ मैं खरीद लूंगा। और ओनर साथ में ये भी बातें कहता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ एडवांस नहीं देने वाला हूँ, और ना ही मैं अपने पास से कोई वर्कर दूंगा या कोई पैसे या कुछ भी नहीं दूंगा, जो भी करना है तुम्हें खुद करना होगा। और एक कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मैनेजर को कॉल करके बता देना। अब जिंग हाओ स्टेशन पर खड़ा सोच रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पास हो गया तो ये बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा, और अगर ये हार गया तो इसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बदतर और खराब हो जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ अपना उस टाइम तक गवा चुका होगा। कुछ दिन बाद इसकी शॉप भी इससे छीन ली जाती है, क्योंकि इसने लोन लिया था और उसने ये चुका नहीं पाया था, और ये अपनी मोटरसाइकिल को भी बेच देता है क्योंकि पैसे की कमी होने लगी है, जिसकी वजह से दुकान भी बंद हो गई है। फिर अपने फ्रेंड से मिलने जाता है जो कि वहीं पर फैक्ट्री में काम करता है, और उसके पैरों में लेट जाता है, तो वो फ्रेंड इसकी नौकरी लगवा देता है, जो कि एक विंडो क्लीनर, मतलब कि खिड़कियों को साफ करना होगा हवा में लटक कर। अगले दिन जिंग हाओ अपने काम के लिए एक फैक्ट्री रेंट करने जाता है, और उसे एक जगह मिल तो जाती है, पर उनको 3000 येन रेंट देना होगा, वो भी पर मंथ। और इसे जिंग हाओ अपने फ्रेंड की मदद से मिलकर साफ सफाई करता है और उस जगह को ले लेता है, और यहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली इसको फैक्ट्री के रूप में बदल देते हैं, ताकि यहाँ पर काम आसानी से हो सके। और सभी मोबाइल को यहाँ पर लाया जाता है, जो कि मटेरियल है। और फिर अगला काम होता है वर्कर्स को ढूंढना। अब ये सैलरी तो नहीं दे पाएगा क्योंकि ये खुद नहीं कमा रहा होता, तो उनको सैलरी कहाँ से देगा, इसीलिए शुरू में ऐसे लोगों को ढूंढता है जो काम से निकाले गए हैं या किसी और मजबूरी से परेशान हैं। सबसे पहले एक लड़की को पकड़ता है। ये पहले इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम क्या करती थी, लेकिन वहाँ पर इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से इसको कम सुनाई देने लगा और वहाँ से इसको निकाल दिया गया। अब ये ऐसे छोटे मोटे काम करती है। फिर उसको एक लड़का मिलता है जो किसी टाइम पर एक कंपनी में मैनेजर हुआ करता था, पर ये काफी WWE की फाइटिंग में इंटरेस्टेड था, तो एक आदमी को उसने मार दिया था, तो उसकी मौत हो गई थी। इसी वजह से इसको जेल में जाना पड़ा, और अभी अभी ये छूट कर आया है तो काम ढूंढ रहा है। फिर थर्ड पर्सन मिलता है इसको, जो कि सालों से गेम खेल रहा है, मतलब कि एक गेमर है और उसको पैसे कमाने हैं, क्योंकि उसको अब शादी करनी होती है। पर ये कहता है कि मैं तो चलूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ मेरा एक फ्रेंड भी आएगा, और भी कुछ लोग जो कि ओल्ड होते हैं, और वो भी आ जाते हैं जो कि काफी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। और यहाँ पर ये कंपनी आकर बन जाती है, क्योंकि कुछ लोग तो आ ही चुके होते हैं, और इस कंपनी को ये लोग नाम देते हैं नाइस व्यू, और सभी अपने काम पर लग जाते हैं। जिंग हाओ दिन में तो खिड़कियां साफ करता है ताकि अपना खर्चा चला सके, और रात को फोन का काम करता है। और इसकी बहन की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, तो उसका ख्याल भी इसको ही रखना पड़ता है। और कुछ दिन बीत जाते हैं और उस पबजी गेमर को एक लड़की मिल जाती है फाइनली, और वो उससे शादी भी कर लेता है। यहाँ पर सब उसकी शादी में आए हुए होते हैं और सभी एंजॉय भी करते हैं। और जिंग हाओ जब अपनी बहन को शादी के बाद रात को घर लेकर जाता है, तो उसके लैंडलॉर्ड ने घर पर ताला लगा दिया होता है, और बाहर एक पर्चा लगाया होता है कि किराया दोगे तभी ही एंट्री मिलेगी, वरना भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि 3 महीनों से इसने रेंट पे नहीं किया होता घर का। अब रात को ये अपनी बहन को लेकर कहाँ पर जाएगा, इसलिए एक फैक्ट्री के वर्कर के घर पर चला जाता है। वे फैक्ट्री में एक बेडरूम बनाता है बॉक्स को जोड़कर, ताकि इसकी बहन आराम से वहाँ पर रह सके। और यह देखकर इसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि अपनी बहन को ये कहाँ पर रख रहा है और क्या कर रहा है, जबकि उसकी तबीयत खराब होती है और इसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता। अब गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये बहुत ज्यादा रोता है, पर काम नहीं रोकता, क्योंकि इसे अपनी बहन का इलाज भी तो करवाना पड़ता है। और यह सब कुछ दिनों तक चलता रहता है। और एक दिन फैक्ट्री का ओनर इसे कहता है कि तुम्हें 2 मंथ से फैक्ट्री का रेंट भी नहीं दिया है, अगर 1 हफ्ते में नहीं दोगे तो यहाँ से निकल जाना। जिंग हाओ कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो मालिक, मैं सब कुछ चुकता कर दूंगा। पर लैंडलॉर्ड इसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसको क्या पता कि क्या कर रहा है। चारों तरफ से उसके रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसके बाद में जिंग हाओ उसी मैनेजर के पास में जाता है और उससे कहता है कि मुझे 1 लाख येन दे दो। और मैनेजर कहता है कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने डील ऐसी ही की थी कि एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा और जो करना है तो खुद ही करना पड़ेगा। अब जिंग हाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। इसको अपनी माँ की बहुत याद आती है, इसको अपनी मॉम से किया
हुआ एक प्रॉमिस याद आता है, जिसमें जिंग हाओ ने अपनी मॉम से कहा था कि मैं अपनी बहन का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। और अब रात में बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो फोन के ऊपर जो कवर लगा हुआ था वो पूरा नीचे गिर जाता है। और फिर लैंडलॉर्ड आता है और कहता है कि 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, किराया दे दो वरना यहाँ से चले जाना, क्योंकि ये मैं किसी और को दे चुका हूँ। अब यहाँ पर जिंग हाओ अपने वर्कर से मिलता है और बताता है कि अब बस 2 वीक बचे हैं हमारे काम को, और मैंने कब से तुम किसी को भी सैलरी नहीं दी है, और पता नहीं मैं दे भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अगर ये सब कुछ फेल हो जाता है तो मान लो कंपनी का मालिक जो पार्ट्स नहीं लेगा तो मैं ये सब पैसा कहाँ से लाकर दूंगा। अब उसका फ्रेंड कहता है कि मैं दे दूंगा इन्हें सैलरी, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं फैमिली की तरह, और इन्हें फैक्ट्री से अब निकाल दिया जाता है। अब ये सारे फोन्स को उठाकर अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं और घर से ही काम करने लग जाते हैं। जिंग हाओ के पास कोई घर नहीं होता, इसलिए एक नर्सिंग होम में रहता है और वहीं पर मोबाइल रिपेयर का काम करने लग जाता है। एक रात इसकी बहन उठ के देखती है तो वो मन ही मन कहती है कि मेरा भाई मेरे लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ऐसे ही फाइनली 2 हफ्ते बीत जाते हैं और पूरा काम भी कंप्लीट हो जाता है और सारे पार्ट चले जाते हैं क्वालिटी चेक के लिए। फिर थोड़ी देर बाद उनकी पूरी टीम को इलेक्ट्रॉनिक्स केयर कंपनी में बुलाया जाता है और ओनर इनसे मिलता है और इन सभी को शाबाशी देता है कि सारे पार्ट्स पास हो चुके हैं और इन्होंने जो काम किया है वो टाइम पर दिया है। और फिर ओनर कहता है क्या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लोगे हमारी तरफ से। और इसी तरह इतनी मेहनत के बाद जिंग हाओ ने ये कर दिखाया और 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि बहन का ऑपरेशन भी हो चुका होता है और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और अब उसके सारे फैक्ट्री के वर्कर भी वहाँ पर आए हैं जो कि खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं 6 साल बीतने के बाद, जहाँ पर देखते हैं कि जिंग हाओ को जो कि नाइस व्यू कंपनी का ओनर बना दिया गया है और सबसे यंग सीईओ बना है। और अब जिंग हाओ बहुत ज्यादा खुश होता है। और दोस्तों इस मूवी को बनाते टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। और दोस्तों यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों कभी कभी लगता है कि बहुत ही मुश्किल है पर सब कुछ हो जाएगा, बस हमें करने की जरूरत होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि किस्मत खराब चल रही है, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर हम डिमोटिवेट होकर लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल ओपन किए हैं, मैं भी डिमोटिव होकर मैंने बहुत सारे चैनल्स को बंद किया है। लेकिन एक टाइम पर ऐसा होता है कि एक न एक चैनल आपका चल जाता है। और मेरे और भी काम है, मैं हर चीज में फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं 100 काम किए हैं उसमें से 10 में जरूर पास हुआ हूँ। आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप एक फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो उस फील्ड में वर्क करो जहाँ पर आप अच्छा कर सकते हो। और जिंग हाओ की तरह ही अपने ऊपर विश्वास रखो। गरीबी सबके घर में है, मेरे भी घर में है, तभी मैं यूट्यूब पर हूँ। इंसान को इंसान की जरूरत पड़े तो वो उसके काम आए, ना कि आपको डिमोटिवेट करे। अगर आपको कोई डिमोटिवेट करता है तो उससे दूरी बनाए और अच्छे दोस्तों के साथ रहे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलूंगा एक और ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।